हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फ्रिक्शन इन स्टैटिक्स BA-BSc थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स में जो ये फ्रिक्शन चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फ्रिक्शन जो कि हिंदी में हम इसको घर्षण कहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी ये आप सब लोग जानते हैं। छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन के बारे में, है ना। तो अब थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। फ्रिक्शन को समझने के लिए अगर आप छोटा सा भी एग्जांपल लें, और जैसे हमें बोला जाए कि आप नीचे हमारे पास तेल डाल दिया जाता है, ऑयल डाल दिया जाता है, और आपको बोला जाए कि आप इस पे दौड़ के दिखाइए, तो आप समझ सकते हो कि आपकी क्या हालत होगी। सो फ्रिक्शन के बिना तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, तो समझते हैं इस फ्रिक्शन को क्या है। मैथमेटिकली आपको समझना है कि फ्रिक्शन क्या है और कैसे आपको एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस करने होते हैं ना। सिर्फ ये समझ लेने से कि हमें फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है लाइफ में, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसको डिटेल से समझिए, बहुत तसल्ली से। अगर आप इसको समझते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हैं, तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट अभी जितने भी चैनल पर पढ़ रहे हैं उन सब के लिए टेलीग्राम पर मैंने ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, जिस पर मैं सॉल्यूशंस डालती हूँ। जो भी बुक मैं करवा रही हूँ, इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वहाँ पर मिलते हैं, इनके बुक्स के सॉल्यूशन वहाँ पर मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, चाहे वो हरियाणा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है या आउट ऑफ हरियाणा है, टेलीग्राम पर जो ग्रुप फॉर्म किया है उसमें आप कितना भी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल ले सकते हो। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की बुक से नहीं पढ़ रहा है वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने एक डिस्कशन ग्रुप भी फॉर्म किया है, जिससे स्टूडेंट जितनी ज़्यादा वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उतनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन वहाँ पर आपको मेहनत करनी है, टाइम पास नहीं करना है। ओके, चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। तो स्टार्टिंग में फ्रिक्शन समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि मैंने एक बॉडी पर दूसरी बॉडी को यहाँ पर कांटेक्ट किया है, यानी इस पर मैंने रखा है, ये मैं ए बॉडी ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ मैं बी बॉडी। ए बी बॉडी पर हमने ए बॉडी रख दिया, एंड इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है ओ इज़ कांटेक्ट पॉइंट, ओ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आपने इस बॉडी को इसके ऊपर शिफ्ट किया है, तो ये ऑपोजिट रिएक्शन भी लगाएगा। ऑपोजिट रिएक्शन होगा, ये मैंने लिया, दिस इज द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ द बॉडी बी। क्लियर दैट? ऑपोजिट रिएक्शन हम ये लेकर चलते हैं कि ऑपोजिट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल जो कि क्या होता है नॉर्मल, ओ पॉइंट से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये किसका काम करेगा? टेंजेंट फॉर द बॉडी ए एंड बॉडी बी एट पॉइंट ओ। ये टेंजेंट बन रहा है इस बॉडी के लिए भी ओ पॉइंट पर, और बी बॉडी के लिए भी ओ पॉइंट पर, क्योंकि दोनों ओ पर मीट कर रहे हैं, और ओ से पास करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की है। समझ गए? सो दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट ओ। नॉर्मल क्या होता है? जो टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट लिया है उसी पर परपेंडिकुलर। सो ये होता है हमारा नॉर्मल। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये मैं आर ले लेती हूँ। सो एस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी बी, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये हम लेकर चलते हैं। ओके, एंड ये हम ले लेते हैं टेंजेंट टी टेंजेंट, एंड ये कॉमन टेंजेंट हो गया ए और बी के लिए, और नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल फॉर द बॉडी ए एंड बी। राइट? एस जो रिएक्शन है बॉडी बी का, वो इसके साथ नॉर्मल रिएक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर दैट? यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ फोर्स। तो जो रिएक्शन है इसको आप दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर दैट? तो यहाँ से अगर हम रिजॉल्व करें, एस मे बी रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शंस, या टू कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो। कंपोनेंट्स कौन सा? जब आप इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं कैसे करेंगे? एस जो रिएक्शन है ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा?
90 माइनस थीटा। समझ गए? सो फोर्स इनटू क्या होता है भाई, कॉस ऑफ, अगर मैं एस रिएक्शन को रिजॉल्व करती हूँ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या आता है, एस फोर्स इनटू एंगल बिटवीन दीज टू फोर्स, दीज टू लाइन्स। कौन सी? एक तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एस और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, ये अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे देन हमें यहां से मिल रहा है अलोंग टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया ना, तो हमने रिजॉल्व किया एस को अलोंग टेंजेंट, तो हमें मिला यहां से एस कॉस 90 माइनस थीटा, और इसके अलोंग हमने क्या फोर्स लिया, एफ, तो मैं लिख सकती हूँ एफ इज इक्वल टू एस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। एफ को हम लिख सकते हैं एस साइन थीटा। सेकेंड, आपने जब वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व किया तो एस जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एस, ये यानी रिएक्शन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो यहां से आ जाएगा एस इंटू कॉस थीटा, राइट, along the normal, along common normal, ओके, एंड कॉमन नॉर्मल को हमने क्या नेम दिया है, आर, दैट इज हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एस कॉस थीटा, वेयर एस इज द रिएक्शन ऑफ बॉडी बी। क्लियर दैट? अब यहां पर आर और एफ आप दो टर्म से फैमिलियर हो गए हो। ओके, आर को हम क्या कहेंगे, हेयर आर इज कॉल्ड नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। हर एक चीज को अच्छे से समझते चलिएगा। आर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट, ओके, किसका, ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हमारे पास आया है बॉडी बी का, आर उसका हो गया नॉर्मल कंपोनेंट, एफ हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको क्या नेम देना है, या फिर आप इसको सिंपली जो है नॉर्मल कंपोनेंट ना बोलकर नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और आर इज नॉर्मल रिएक्शन। समझिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, R is equal to S cos theta, where S is the reaction of the body B and theta is the angle when S makes with the vertical direction. Next देखते हैं, अब हमने दूसरा पढ़ा है F. F is called, F किसके along लिया है, टेंजेंट के along, okay, tangential component of reaction, okay, F is called the tangential component of reaction, या फिर इसको हम बोलते हैं F is force of friction, force of friction, that means ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे आया है इसके बाद में आपको बताऊंगी, अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे ये समझ लो कि अगर एक बॉडी पर आप दूसरी बॉडी प्लेस करते हो, ओ पॉइंट पर ये मीट करते हैं, तो रिएक्शन को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आएगी नॉर्मल कंपोनेंट की आएगी आर कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसकी आएगी एस साइन थीटा। सो यहाँ पर जो एफ फोर्स है वो क्या काम कर रहा है कि F जो फोर्स है वो इस बॉडी को मूव नहीं होने देगा, यानी इसको मोशन में नहीं जाने देगा, ठीक है। F सारी हम लिमिट्स पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन की क्या क्या लिमिट्स होंगी, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर जैसे आप अर्थ पर चल रहे हैं तो अर्थ भी अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, वही तो फ्रिक्शन होता है जिसके कारण आप चल पाते हैं, अदरवाइज तो फिसल जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर F क्या कर रहा है कि इसको रेसिस्ट कर रहा है कि ये मोशन में ना जाए। ओके, थोड़ा सा और समझते हैं फ्रिक्शन के बारे में।
यहाँ पर हम लेते हैं एक टेबल और इस पर एक हमने हैवी बॉडी को प्लेस कर दिया, ठीक है, एक हैवी बॉडी को प्लेस कर दिया टेबल पर, और इसका जो वेट है, बॉडी का जो वेट है ये है W, ठीक है। अब जो बॉडी आपने टेबल पर फिक्स किया है, टेबल पर रखा है, तो टेबल भी तो अपोजिट रिएक्शन अप्लाई करेगा। सो इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर आर द रिएक्शन ऑफ दिस टेबल R, ओके। अगर ये रिएक्शन R W इसके वेट को बैलेंस कर देती है तो ये टेबल पर रहेगी, अदरवाइज तो टेबल टूट जाएगी। समझ रहे हो ना, अगर वेट ज़्यादा हुआ, रिएक्शन कम हुआ तो टेबल टूट जाएगी, राइट। तो यहाँ पर इसको इसी पोजीशन में अगर रहना है तो R और W को इक्वल होना पड़ेगा, यानी टेबल पर ही इसको रहना है, टेबल को नहीं तोड़ना है। तो कब तक, जब R इक्वल टू है W के। अब देखिए यहाँ से आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, P फोर्स, आपने इसको पुल किया, यहाँ से आप इसको पुल कर रहे हो, P फोर्स अप्लाई कर। जैसे आप P फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो टेबल, जैसे आप इसको फोर्स अप्लाई करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, F, फ्रिक्शन, राइट। जो वेट होता है, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, यहाँ से आप खींच रहे हो इसको, इसके आप इसको ऐसे लिखिए, फोर्स P, आप इसको ऐसे पुल कर रहे हो तो टेबल ऑपोजिट इसको जो फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे ये कहेगा कि भाई इसको आप कितना खींचो, कितना भी खींचो, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। ये फ्रिक्शन होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, आपने मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन आप इसको नहीं खींच पाए, यानी ये अपनी जौकीतों पोजीशन में है। इसका मतलब यहाँ पर W होगा R के इक्वल और P फोर्स होगा F के इक्वल, यानी उतना ही, जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन मिल रहा है, उतना ही इसको इधर खींच रहा है, फ्रिक्शन ऑपोजिट फोर्स खींच रहा है, जिससे कि आप इसको आगे पुल कर ही नहीं पा रहे हो। अंडरस्टैंड। अगर आपने 2-3 जनों को और बुलाया और भाई चलो इसको हम और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, आपने क्या किया, फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। अब बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो गए, आपने P फोर्स को इंक्रीज कर दिया, है ना। हमने क्या कर दिया, P फोर्स को इंक्रीज कर दिया, तो F फोर्स तो बेचारा अकेला हो गया, वो कितना सहन करेगा, है ना। फोर्स तो ये लग रहा है अभी भी, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर हम फोर्स को इतना इंक्रीज कर दे कि बॉडी मोशन में आ जाए तो फ्रिक्शन तो नहीं बढ़ सकता, फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड। तो फ्रिक्शन लिमिटेड होता है, इसकी लिमिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यही सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि फ्रिक्शन के बारे में आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, ओके। तो हमने जैसे फोर्स को इंक्रीज किया, यहाँ पर आप फ्रिक्शन को इंक्रीज थोड़ा ना कर सकते हो, फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा। सो जब बॉडी मोशन में आ जाएगी इसका मतलब फोर्स ज़्यादा हो गया और फ्रिक्शन काम इतना नहीं करेगा कि इसको बिल्कुल खींचता रहे। भाई ये अगर इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज हो जाए तो बात समझ आती है। भाई बॉडी मोशन में कब जाती है, जो फ्रिक्शन फोर्स से कम हो जाता है ना। तो इससे ये समझ आता है कि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कहें कि F टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आप बॉडी को खींच ही नहीं पाओगे, है ना। चलिए जी, सो यहाँ से आप बता सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 2 टाइप का हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 2 टाइप का हो जाएगा। कैसे भाई, जब यहाँ पर आपने पहले फोर्स अप्लाई किया था, जब आप एक जन खींच रहे थे इसको और आप इसको हिला ही नहीं पा रहे थे, उस टाइम पर भी फ्रिक्शन था। और जब बहुत सारे जन आ जाते हैं, भी हमने फोर्स इंक्रीज कर दिया, तब भी फ्रिक्शन है। तो इन दोनों फ्रिक्शंस में क्या डिफरेंस है? जब बॉडी मोशन नहीं करती और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट बॉडी मोशन नहीं कर पा रही है, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन। समझ गए। और जब बॉडी मोशन में चली जाती है, हम फोर्स इंक्रीज कर दे और भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके इसको पुल करें, तब फ्रिक्शन अप्लाई होता है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको बोलते हैं डायनामिकल फ्रिक्शन।
ठीक है, तो डायनेमिकल फ्रिक्शन और स्टैटिकल फ्रिक्शन दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ओके, जैसे से हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। क्या कंडीशन आती है? पहले तो कब आएंगी ये समझ लीजिए आप। फर्स्ट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन called into play when there is equilibrium। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी बनी भाई? जब दोनों का मुकाबला बराबर था, P फोर्स और F फ्रिक्शन का। आप फोर्स लगा रहे थे लेकिन फ्रिक्शन अपना काम कर रहा था। फ्रिक्शन कांस्टेंट काम करेगा, फोर्स को इंक्रीज करोगे तो भी फ्रिक्शन वही रहेगा। अगर आपने कम फोर्स लगाया तो भी वही फ्रिक्शन है, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो भी वही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और वहाँ पर अगर आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया तो भी फ्रिक्शन वही रहता है। अगर आपने एक फोर्स स्टार्टिंग में लगाया था और जब फोर्स आपने यहाँ पे लगाया लेकिन आप इसको मूव नहीं कर पाए थे, फ्रिक्शन तो तभी भी काम कर रहा था, तो वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम। यानी कब? जब F इक्वल टू P था। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड स्टैटिकल फ्रिक्शन। बॉडी मोशन में नहीं होती है लेकिन फोर्स दोनों साइड लग रहे हैं, है ना। सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन called into play when there is motion। जब मोशन आ जाएगा, जब बॉडी मूव करेगी फोर्स इंक्रीज करने के बाद, then is called dynamic friction। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टैटिकल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डायनामिकल फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जितना भी पूरा चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो ये सारा स्टैटिकल फ्रिक्शन के बारे में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप इसके लिमिट्स के बारे में समझिए। जब बॉडी मोशन में नहीं होती है, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, जब हमने फोर्स अप्लाई किया था, हमने इंक्रीज नहीं किया था, तब बॉडी जो है वो मोशन नहीं कर रही थी लेकिन फोर्स हम अप्लाई करते जा रहे थे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझते हैं। हमने एक बात की स्टैटिकल फ्रिक्शन की, कब था? जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। समझ गए होगे यहाँ तक? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगी? जब फोर्स अप्लाई करो लेकिन बॉडी मोशन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो पॉइंट आएंगे। एक, जब बॉडी मोशन में नहीं है तब फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। एक, जब बॉडी बिल्कुल उस पॉइंट पर है जब वो मूव करने वाली है, जब वो बिल्कुल मूव करने वाली है। ओके, सो यहां पर आप दो चीज पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉन लिमिटेड। नॉन लिमिटेड किसको बोल रहे हैं? नॉन लिमिटिंग व्हेन बॉडी इज नॉट इन मोशन। इक्विलिब्रियम को आप नॉन लिमिटिंग कहेंगे जब बॉडी मोशन में नहीं है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप लिमिटिंग कहेंगे, लिमिटिंग पोजीशन में होगा इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। जब बिल्कुल मूव करने वाली होती है उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम करेगा फ्रिक्शन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन। पोजीशन समझिए आप, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है भाई। हमने ये कहा है कि आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन आप बॉडी को मूव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, क्योंकि इतना ही फोर्स है इतना ही फ्रिक्शन है, बॉडी मूव नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो नॉन लिमिटिंग कब कहोगे? जब बॉडी बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। लेकिन जब ये उस पॉइंट पर आ जाएगी कि बॉडी थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करने वाली है,
समझ रहे? तो उस टाइम फ्रिक्शन जो होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉन लिमिटिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा? इसको यहां पर आप कहेंगे फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ आया? सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और ये चीजें समझना है आपको, रट्टा नहीं लगाना है, ना ही आपको एग्जाम में कहीं लिखने हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां तक हमने समझा कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टैटिकल फ्रिक्शन में। स्टैटिकल फ्रिक्शन में दो टाइप के फ्रिक्शन मिल गए, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। पता होना चाहिए कि नॉन लिमिटिंग किस पोजीशन में मिल रहा है और लिमिटिंग किस पोजीशन में मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं डायनामिकल फ्रिक्शन के पास। यहां पर जो फ्रिक्शन होता है उस टाइम पर बॉडी मोशन में होती है। अब जब बॉडी मोशन में है तो दो कंडीशंस होंगी, या तो वो ऐसे जा रही है इसके ऊपर से, जैसे टेबल के ऊपर से जब आप खिसका रहे हो तो ऐसे खिसक के जा रही है, या फिर वो रोल करती हुई जा रही है, रोल करती हुई। ठीक है, तो यहां पर दो पोजीशंस फिर मिल जाती हैं, या तो वो स्लाइड कर रही है, या तो ये स्लाइड कर रही है, या फिर वो रोल करती हुई निकलेगी। ओके, तो जब स्लाइड में होगी बॉडी, जब हमारे पास मोशन जो है वो स्लाइड में होगा तो वहां पर बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना। ये किस में जाएंगे? डायनामिकल फ्रिक्शन में, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए डायनामिकल फ्रिक्शन जब होगा तो बॉडी मोशन में होगी ऑलरेडी। ठीक है, और जब बॉडी रोल करती हुई आगे जाएगी, मोशन में जाएगी, वो अगर मोशन रोलिंग है तो वहां पर आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, हमें स्टैटिकल फ्रिक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप जो क्वेश्चंस करने वाले हो, जो पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, वो आप स्टैटिकल फ्रिक्शन पढ़ने वाले हो। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी होती है ना। और स्टैटिक्स का या फिर आप किसी भी सेमेस्टर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक भी नहीं पता है कि न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन भी है और वहाँ पर कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाते हैं। कई बार तक कॉल्स आते हैं, मैम हमें तो अभी पता चला है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो देखिए, ये सब आप लोगों के कारण ही पता चलेगा, है ना। जब आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, जिसको रिक्वायरमेंट है आप ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप सभी को वहाँ ज्वाइन करना है। जिसको रिक्वायरमेंट है और जो चाहता है कि कंप्लीट कोर्स अच्छे से करना और बिल्कुल सीक्वेंस में। और आपको ये भी मैं बता दूं कि मैं वहाँ पर कोई क्वेश्चन, चाहे वो स्टैटिक्स है, चाहे वो कोई भी कोर्स है, कोई भी एग्जाम्पल, थ्योरम और क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करती हूँ। टोटली वहाँ पर करवाती हूँ, चाहे लेक्चर्स जितने ज़्यादा मर्जी हो। अभी आप देखिएगा तो स्टैटिक्स में ओनली फर्स्ट यूनिट में 50 लेक्चर्स क्रॉस कर गए हैं, ओनली फर्स्ट यूनिट में। ओके, सो पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी एडवांस कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उनमें भी टाइम अगर रहता है तो उसमें भी कुछ और ऐड करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं वो एक टाइम के लिए मैं छुड़वा देती हूँ, बिकॉज स्टेटमेंट सिमिलर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनको भी धीरे धीरे मैं कवर करूँगी ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करने के बाद प्रॉब्लम पूछने की नौबत ही नहीं आए। वो तो खैर अभी भी नहीं आती है, बहुत कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अदरवाइज लेक्चर्स में उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स में बताइए। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, क्या पता उसको ज़रूरत हो और वो ज्वाइन करना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, है ना। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए कि न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कोर्सेज कंप्लीट होते हैं। वहाँ पर मैं ही सभी कोर्सेज, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि क्या मैम आप अकेले ही वहाँ पर पढ़ा रहे हो? बिल्कुल मैं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं कोर्सेज इतने अच्छे से वहाँ पर रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइम ज्वाइन करे कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, तो डेफिनेशन देखिए कैसे आपको बतानी है। द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस क्या होता है हिंदी में, जिसको हम रगड़ कहते हैं ना। द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ बॉडीज बाय विर्च्यू ऑफ विच अ फोर्स इज एक्सर्टेड टू रेसिस्ट द मोशन। मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होता है, जो फोर्स बनता है, ऑफ वन अपॉन द अनदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ठीक है, एक बॉडी को जब हमने दूसरी बॉडी में रखा तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस है, वहाँ से हमें एक फोर्स मिलता है जो उस बॉडी को मूव नहीं होने देता है ना, मोशन में नहीं जाने देता, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है,
इसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो समझिएगा, स्टैटिकल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या, इससे ये समझ आएगा कि स्टैटिकल फोर्स में आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, कैसे आपको क्वेश्चन में समझ आएगा कहाँ हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसके द्वारा हमें सॉल्व करना है ना। देखिए पहला क्या कहता है, स्टैटिकल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिंपल, ओके। यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ये हर एक फ्रिक्शन के लिए, चाहे वो स्टैटिकल है चाहे वो डायनामिकल है। सेकंड क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, यानी कि स्टैटिकल फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मूविंग। स्टैटिकल फ्रिक्शन, अब स्टैटिकल में भी हमने पढ़ा था नॉन लिमिटिंग एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट to that in which the body is about to move। ये वही जो हर एक फ्रिक्शन में मैंने बताया, चाहे कोई भी स्टैटिकल है डायनेमिकल है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है जब जिस डायरेक्शन से बॉडी मूव करती है। सेकेंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट between two bodies bears a constant ratio to the normal reaction at that point। इम्पोर्टेंट है, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का, मैग्नीट्यूड का और नॉर्मल रिएक्शन का जब आप रेशो निकालेंगे तो वहाँ से कांस्टेंट रेशो आपको मिलेगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी शेप हो, कोई भी एरिया हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लिमिटिंग स्टैटिकल फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो इन डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कीजिए नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद अब बहुत ज़रूरी डेफिनेशंस और भी हम पढ़ेंगे। सो पहले बेसिक क्लियर करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।